जिस दिन मैं जेल से बाहर निकला, पूरे शहर के आवारा कुत्तों ने अचानक भौंकना बंद कर दिया। वे एक लाइन में खड़े होकर जेल के मुख्य दरवाजे की तरफ झुक गए। चिड़ियाघर के खूंखार बाघ और शेर बेचैन होकर अपनी जंजीरें तोड़ने लगे, मानो मेरा स्वागत करना चाहते हो। यहाँ तक कि समुद्र के उस पार आदिम जंगलों में रहने वाले अनगिनत जंगली जानवर भी एक साथ पूर्व दिशा की ओर दौड़ पड़े। वजह सिर्फ इतनी थी कि मेरी पहचान बिल्कुल साधारण नहीं थी। 3 साल पहले मेरी प्रेमिका ल्यू रुयान ने मुझे धोखा दिया था। मेरे सिर पर मनी लॉन्ड्रिंग और गैरेरा रत्न हत्या का झूठा आरोप लगाकर मुझे जेल भिजवा दिया गया। उन लोगों को लगा था कि यह ऊंची दीवारें मुझे जिंदगी भर कैद रख पाएंगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह तो सिर्फ उनकी बर्बादी की उल्टी गिनती की शुरुआत थी। इस समय मेरी मुट्ठी में एक पुरानी और पीली पड़ चुकी किताब थी। यह वही विरासत थी जो मुझे जेल के एक पागल बूढ़े की मौत से पहले मिली थी। उसका नाम था दैवी और दानवी टोटम। इस ग्रंथ के अनुसार टैटू केवल सजावट नहीं, बल्कि प्राचीन देवताओं और राक्षसों के साथ अनुबंध करने का माध्यम था। इस समय मेरे दाहिने हाथ में नुकीली की हुई एक प्लास्टिक टूथब्रश थी। उसके सिरे पर मेरी उंगली से निकाला गया खून लगा था, जिसमें दीवार की दरारों से निकाला गया सिंदूर जैसा लाल पाउडर मिला हुआ था। पहली रेखा आत्मा को बुलाती है, दूसरी रेखा भाग्य को बदलती है। मैंने दांत भी और टूथब्रश की नोक अपनी जांघ के ऊपरी हिस्से में घोंप दी। दर्द इतना भयानक था कि आम आदमी चीख उठता, लेकिन मेरे चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। धीरे धीरे त्वचा पर एक रहस्यमय और जीवंत चूहा चिन्ह बनने लगा। इस दुनिया में चूहा हर जगह घुस जाने वाली जासूसी शक्ति का प्रतीक था। वह लालच का प्रतीक था जो किसी साम्राज्य की जड़ तक खोखली कर सकता था, और वह 12 राशियों में सबसे चालाक और रहस्यमय जीव माना जाता था। जैसे ही आखिरी रेखा पूरी हुई, मैंने धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में मंत्र बोला, मेरे रक्त के आदेश से सभी चूहों के राजा जाग उठो, धरती फोड़कर निकलो और किसी भी नियम को मत मानो। उसी क्षण एक धूसर रंग की ऊर्जा, जिसे केवल मैं देख सकता था, जेल की मोटी कंक्रीट की दीवारों को चीरती हुई पूरे जियांग शहर में फैल गई। उसी समय शहर के हर सीवर, हर छोड़े हुए गोदाम और अमीरों की आलीशान कोठियों की दरारों में अनगिनत लाल आंखें एक साथ खुल गईं। एक डरावनी चूहे की चीख रात के सन्नाटे को चीर गई। अगले ही पल लाखों चूहों की आवाज उसका जवाब देने लगी। जेल के बाहर गश्त कर रहे पुलिस के कुत्ते अचानक कराहते हुए जमीन पर लेट गए। उनके पूरे शरीर कांप रहे थे। चाहे गार्ड उन्हें जितना भी मारते, वे उठने को तैयार नहीं थे। क्या हुआ? ये कुत्ता डर के मारे पेशाब क्यों कर रहा है? एक गार्ड ने हैरानी से उसे लात मारी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि चांदनी में जमीन पर परछाइयां हिल रही थीं। अनगिनत धूसर आकृतियां बाढ़ की तरह जेल को पार करती हुई शहर के सबसे आलीशान बिजनेस जिले की ओर बढ़ रही थी। उसी समय झाऊ परिवार की हवेली में एक भव्य समारोह चल रहा था। आज शहर के बड़े उद्योगपति झाऊ हाइशिंग और ल्यू रुयान की सगाई की 3री सालगिरह थी। झाऊ हाइशिंग अपनी महंगी वाइन का गिलास घुमाते हुए मुस्कुरा रहा था, जबकि ल्यू रोयान उसकी बाहों में थी। रोयान लगता है ये चैन अब तक जेल में सड़ चुका होगा। अगर उसने मेरे लिए मनी लॉन्ड्रिंग और हत्या का दोष अपने सिर न लिया होता, तो मैं आज इस मुकाम पर कभी नहीं पहुंच पाता। ल्यू रुयान भी हंस पड़ी। उस निकम्मे का नाम लेकर माहौल खराब मत करो। वो तो बस एक गरीब लड़का था। तुम्हारे लिए जेल जाना उसके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य था। मुझे तो लगता है वह जल्द ही जेल में मर जाएगा। दोनों जोर से हंसने लगे और बाकी मेहमान भी उनके साथ हंसने लगे। तभी अचानक पूरे हॉल की लाइटें टिमटिमाने लगीं। सर सर, चारों तरफ से एक अजीब रगड़ने की आवाज आने लगी, जैसे हजारों कपड़े जमीन पर घसीटे जा रहे हों। ये कैसी आवाज है? झाओ हाइशिंग ने भौहें सिकोड़ लीं। तभी एक बॉडीगार्ड ने डर के मारे छत की तरफ इशारा किया। सांप नहीं, चूहे, हर जगह चूहे हैं। अगले ही पल छत का वेंटिलेशन ग्रिल जोरदार धमाके के साथ टूट गया। सैकड़ों विशाल काले चूहे ऊपर से कूद पड़े। फिर दरवाजों के नीचे से, फर्श की दरारों से और हर कोने से चूहों का सैलाब अंदर घुस आया। लेकिन अजीब बात यह थी कि वे किसी इंसान पर हमला नहीं कर रहे थे। उनका निशाना बिल्कुल साफ था। वे सीधे झाओ हाइशिंग के निजी तिजोरी कक्ष और स्टडी रूम की तरफ भाग रहे थे। उन्हें रोको, जल्दी रोको! झाओ हाइशिंग चीख पड़ा। बॉडीगार्ड बिजली वाले डंडों से चूहों को मारने लगे, लेकिन एक चूहा मरता तो उसकी जगह 10 और आ जाते। देखते ही देखते चूहों का पूरा झुंड स्टडी रूम में घुस गया। वहीं झाओ ग्रुप के सारे गोपनीय दस्तावेज रखे थे। जमीनों के कागजात, विदेशों के व्यापारिक अनुबंध और यहाँ तक कि टैक्स चोरी के सबूत भी वहीं थे। कचाक कचाक कागज चबाने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। जब झाओ हाइशिंग बंदूक लेकर कमरे में घुसा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी महंगी तिजोरी में एक बड़ा छेद हो चुका था। जमीन पर कागजों के टुकड़े बर्फ की तरह बिखरे पड़े थे। जमीनों के दस्तावेज नष्ट हो चुके थे। व्यापारिक अनुबंध फट चुके थे, और वे सारे सबूत जो झाओ हाइशिंग को पूरी तरह बर्बाद कर सकते थे, उन्हें भी चूहे लगभग पूरी तरह चबा चुके थे। बस थोड़ा सा हिस्सा ही बचा था। और भी अजीब बात यह थी कि स्टडी रूम के बीचों बीच हजारों चूहों ने अपने शरीर से मिलकर एक विशाल चिन्ह बना दिया था। ये देखते ही झाओ हाइशिंग की आंखें सिकुड़ गईं और उसका दिल मानो किसी अदृश्य हाथ ने जकड़ लिया हो। ये चेन। उसके दिमाग में उस युवक की तस्वीर उभर आई जिसे उसने जेल में हर तरह से अपमानित किया था। लेकिन अगले ही पल उसने सिर झटक दिया। नामुमकिन, वह तो सिर्फ एक कैदी है। वह चूहों को कैसे नियंत्रित कर सकता है? उसी समय जेल की एकांत कोठरी में मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मेरी टांग पर बना चूहे का टोटम हल्की रहस्यमयी चमक बिखेर रहा था। ये तो सिर्फ ब्याज था। मैं ठंडी हंसी हंसा और टूथब्रश के नुकीले हैंडल को एक बार फिर अपनी छाती में घोंप दिया। अब बारी सफेद बाग की है। 3 दिन बाद जांग शहर की पहली जेल का मुख्य द्वार धीरे धीरे खुला। उस दिन पूरे शहर के बड़े बड़े अमीर और प्रभावशाली लोगों को एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था। आसमान इतना काला था मानो किसी भी समय नीचे गिर पड़ेगा। 10 किलोमीटर के दायरे में एक भी पक्षी दिखाई नहीं दे रहा था, और चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि लोगों की रूह कांप उठे। इस समय जेल अधीक्षक के कार्यालय में हमेशा रौब झाड़ने वाला वांग निदेशक पसीने से तरबतर खड़ा था, जबकि कुर्सी पर बैठा हुआ मैं था। ये साहब, आपकी रिहाई की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। झाओ हाइशिंग, उस कमीने ने ऊपर दबाव डाला था और कहा कि पुराने सबूतों में गलती थी, आपको गलत तरीके से फंसाया गया था। वांग की आवाज कांप रही थी। उसे पिछली रात का दृश्य याद था, जब उसने
उसने अंधेरे में मेरे पीछे एक विशाल सफेद बाघ की परछाई देखी थी। उस बाघ ने सिर्फ एक बार दहाड़ लगाई और जेल के सारे जर्मन शेफर्ड कुत्ते उसी समय मर गए थे। वह किसी इंसान की नहीं बल्कि दैवी शक्ति थी। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ, मेरे नंगे पैर ठंडे फर्श पर पड़े। मेरी बाह पर बना सफेद बाघ का टैटू जीवित लगता था और उसकी आंखें मेरे अपने दिल के खून से बनाई गई थी। वांग निदेशक, इन 3 सालों में मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और वह सीधे घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। ये साहब, अब असली ड्रैगन समुद्र में लौट चुका है। जियांग शहर में अब तूफान आना तय है। मैं बिना कुछ बोले जेल से बाहर निकल गया, लेकिन जेल के बाहर झाओ हाइशेंग नहीं आया था। उसकी जगह लियू रुयान खड़ी थी। वह लाल फेरारी के सहारे खड़ी मुझे घमंड से देख रही थी। ये चेन, खुद को खुशकिस्मत समझो। हाइशेंग ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए किसी और को बलि का बकरा बनाया, तभी तुम बाहर निकल पाए हो। उसने एक लिफाफा मेरी तरफ फेंका। इसमें 1 लाख युआन है, पैसे लो और जियांग शहर छोड़ दो। आज का झाओ परिवार तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है। मैंने लिफाफे को हाथ तक नहीं लगाया, मैं बस चुपचाप उसे देखता रहा। लियू रुयान, 3 साल पहले मैं तुम्हारे लिए जेल गया था और 3 साल बाद तुम मेरी कीमत सिर्फ 1 लाख युआन लगा रही हो। लियू रुयान हंस पड़ी। वरना क्या चाहिए तुम्हें? अब तुम सिर्फ एक जेल काटकर निकले हुए निकम्मे हो और मैं जल्द ही अरबों की संपत्ति वाले परिवार की मालकिन बनने वाली हूँ। लेकिन तभी अचानक फेरारी का अलार्म बज उठा। उसके पास मौजूद महंगा नस्ल वाला पूडल कुत्ता अचानक रस्सी तोड़कर बाहर निकल आया, लेकिन उसने मुझ पर हमला नहीं किया। उसने सिर उठाकर भेड़िए जैसी दर्दनाक हुंकार भरी। अगले ही पल आसपास मौजूद सभी आवारा बिल्लियां, पालतू कुत्ते और यहाँ तक कि पेड़ों पर बैठे पक्षी भी एक साथ रोने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे सारे जानवर एक साथ विलाप कर रहे हैं। लियू रुयान डर के मारे कांप उठी। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। ये सब क्या है? क्या ये सारे जानवर पागल हो गए हैं? मैं धीरे धीरे उस पूडल के पास गया और उसके सिर पर हाथ फेर दिया। वह तुरंत मेरे सामने झुककर बैठ गया। मेरी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी। ये पागल नहीं हुए हैं, ये अपने राजा का स्वागत कर रहे हैं। मैंने अचानक उसकी तरफ देखा। मेरी बाह पर बना सफेद बाघ का टोटम जैसे जीवित हो उठा। उसी क्षण एक ऐसी बाघ की दहाड़ गूंजी जिसे सिर्फ आत्माएं ही सुन सकती थी। जाकर झाओ हाइशेंग से कहना अपनी गर्दन साफ करके रखे, मैं बहुत जल्द उसे मिलने आने वाला हूँ। मेरे इतना कहते ही मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। धड़ाम! फेरारी का बोनट उसी समय फट गया। लियू रुयान चीख मारकर जमीन पर गिर गई। वह मेरे जाते हुए पीछे को देखती रह गई। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी इंसान को नहीं बल्कि अपने क्षेत्र का निरीक्षण करते किसी प्राचीन दैत्य को देख रही हो। इसके बाद मैं पुराने शहर में अपने घर लौटा। वह एक जर्जर और टूटी फूटी इमारत थी, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, अंदर से गंदी हंसी सुनाई दी। ही छोरी, तेरा भाई तो वैसे भी जेल में मर चुका होगा, अब उसका कर्ज तू अपने शरीर से चुका दे। ये आवाज सुनते ही मेरी आंखें खून जैसी लाल हो गईं, क्योंकि वह आवाज मेरी छोटी बहन ये लिंग की थी। तभी मैंने जोर से दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। कमरे के अंदर सस्ते टैटू बनवाए हुए कुछ गुंडे मेरी बहन ये लिंग को दीवार के कोने में घेर कर खड़े थे। उनका सरगना एक खूंखार पिटबुल कुत्ते की रस्सी पकड़े हुए था। वह कुत्ता मेरी बहन को घूरते हुए लगातार लार टपका रहा था। भैया! जैसे ही ये लिंग ने मुझे दरवाजे पर खड़ा देखा, उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े। अरे ये तो वही बलात्कारी है ना, लगता है जेल से बाहर आ गया। गुंडों का सरगना ठंडी हंसी हंसते हुए बोला। फिर उसने अपने पास खड़े पिटबुल के सिर पर हाथ फेरा। दाहे, इसे काट डाल, इसका गला नोच दे। वह पिटबुल खास ट्रेनिंग पाया हुआ था और लड़ाकू कुत्तों में उसकी गिनती सबसे खतरनाक कुत्तों में होती थी। उसने गुर्राते हुए छलांग लगाई और सीधे मेरी गर्दन की तरफ झपटा, लेकिन मैंने सिर्फ एक शब्द कहा, बैठ। मेरी बाह पर बना सफेद बाघ का टोटम हल्का चमक उठा। अगले ही पल वह खूंखार पिटबुल हवा में ही अपना शरीर मोड़कर जोर से जमीन पर आ गिरा। इतना ही नहीं, उसने मुझ पर हमला करना तो दूर, मुझे देखते ही पागलों की तरह पूंछ हिलानी शुरू कर दी। फिर पेट ऊपर करके जमीन पर लेट गया और खुशामदी आवाजें निकालने लगा, मानो अपने असली मालिक को देख लिया हो। क्या हो गया? सभी गुंडे हैरान रह गए। सफेद बाघ विनाश और हत्या का प्रतीक था। मैं धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। मेरे हर कदम के साथ सीमेंट की जमीन पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें पड़ती जा रही थीं। तुम जैसे कूड़े के लोग भी खुद को टैटूधारी कहते हो। मैंने आगे बढ़कर सरगना की गर्दन पकड़ ली और उसे ऐसे हवा में उठा लिया जैसे कोई मुर्गी का बच्चा उठा रहा हो। आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली टोटम क्या होता है। मैंने अपनी 2 उंगलियां तलवार की तरह सीधी की और उसके सीने पर हल्का सा वार किया। उसकी दर्द भरी चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। उसके सीने पर बना घटिया नकली नीले ड्रैगन का टैटू मानो किसी ने जिंदा खाल से उखाड़ दिया हो। वह टैटू खून और मांस के साथ तय शरीर से अलग होकर नीचे गिर पड़ा। मैंने उसे जमीन पर फेंक दिया और ठंडी आवाज में कहा, वापस जाकर अपने मालिक से कह देना, अगर किसी ने मेरे परिवार को छूने की भी कोशिश की तो अपनी गर्दन धोकर तैयार रखे। उस जर्जर और टूटी फूटी इमारत के अंदर अचानक मौत जैसी खामोशी छा गई। कमरे की हवा मानो जम सी गई थी। उन गुंडों के साथ आया खूंखार पिटबुल। इस वक्त मेरे पैरों के पास सिर झुकाकर पड़ा था, जैसे कोई सबसे वफादार नौकर अपने मालिक के सामने बैठा हो। वहीं कुछ पल पहले तक अकड़ दिखाने वाला गुंडों का सरगना मेरी एक ही हाथ की पकड़ में हवा में लटका हुआ था। उसका चेहरा लाल से बैंगनी पड़ चुका था और उसके पैर बेतहाशा हवा में तड़प रहे थे। भैया मत मारो उसे। ये लिंग ने मेरे कपड़ों का कोना कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी और आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसे डर था कि मैं अभी अभी जेल से बाहर निकला हूं और अगर मैंने किसी की जान ले ली तो फिर से उसी अंधेरी जेल में लौट जाऊंगा। मेरी आंखों में भरी हत्या की भावना थोड़ी शांत हुई। अगले ही पल मैंने हाथ झटका। धड़ाम! गुंडों का सरगना किसी मरे हुए कुत्ते की तरह उड़कर दीवार से जा टकराया। उसे अपनी जान बचाने की इतनी जल्दी थी कि वह अपने साथ लाए पिटबुल को भी वहीं छोड़ गया। वह जमीन पर गिरते पड़ते सीढ़ियों की तरफ भागा और कुछ ही सेकंड में उसकी परछाई भी गायब हो गई। मैंने धीरे से सिर घुमाकर अपनी बहन की तरफ देखा। उसका दुबला पतला शरीर देखकर मेरा दिल दर्द से भर गया। 3 साल पहले मैं जियांग शहर का सबसे होनहार नौजवान था। मेरे सामने उज्जवल भविष्य था और मैं अपनी बहन को दुनिया की सबसे अच्छी जिंदगी देने वाला था। लेकिन लियू रुयान की गद्दारी और झाओ हाइशेंग की साजिश ने सब कुछ छीन लिया। मुझे जेल में धकेल दिया गया
और मेरी लाडली बहन जो कभी राजकुमारी जैसी जिंदगी जीती थी आज इस हालत में पहुंच गई थी। लिंगर, मुझे माफ कर दो। मैंने धीरे से उसके बिखरे हुए बालों पर हाथ फेरा। भैया, आप वापस आ गए, मेरे लिए बस यही काफी है, मैं नहीं रहूंगी। ये लिंग ने सिर हिलाया, लेकिन तभी जैसे उसे कुछ याद आ गया। उसका चेहरा अचानक डर से सफेद पड़ गया और वह घबरा कर बोली, भैया तुम जल्दी यहाँ से निकल जाओ। वे लोग ब्लैक टाइगर हॉल के हैं। वह जियांग शहर के अंडरवर्ल्ड सम्राट लेई चांजुए का इलाका है। अब झाओ हाइशिंग का उनसे बहुत गहरा संबंध है, वे तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, ये लिंग ने घबरा कर कहा। ब्लैक टाइगर हॉल। मेरे होंठों पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। मेरी दाहिनी बांह पर बना सफेद बाघ का टोटम हल्की रोशनी बिखेरने लगा। असली बाघों के राजा के सामने कौन खुद को ब्लैक टाइगर कहने की हिम्मत करता है। मैंने अपनी बहन को सुरक्षित अंदर रहने को कहा और कमरे से बाहर निकल गया। तभी अंधेरी सीढ़ियों के कोने से हल्की हल्की सरसराहट सुनाई दी। वह चूहों का झुंड था। उनमें से एक विशालकाय चूहा बाहर निकला। उसकी आंखें गहरे लाल रंग की थीं। वह लगभग इंसानों की तरह मेरे सामने झुक गया और फिर अपने पंजे से पश्चिम दिशा की ओर इशारा किया। मैंने ठंडी निगाहों से उसकी तरफ देखा। रास्ता दिखाओ। अब जब खेल शुरू हो ही चुका था तो मैं इसे अंत तक ले जाने वाला था। मैं पूरे जियांग शहर को बताना चाहता था कि इस जमीन का असली मालिक बदल चुका है। जियांग शहर के पश्चिमी बाहरी इलाके में एक परित्यक्त केमिकल फैक्ट्री थी। उसके नीचे ब्लैक टाइगर हॉल का मुख्य अड्डा बना हुआ था। वहीं शहर का सबसे बड़ा अवैध अंडरग्राउंड फाइटिंग एरिना भी था। इस समय वहां की दर्शक दीर्घा अमीरों, उद्योगपतियों और जुआरियों से भरी हुई थी। चारों तरफ चीखें, शोर और दांव लगाने वालों की आवाजें गूंज रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो पूरी इमारत हिल रही हो। लोहे के एक विशाल पिंजरे के अंदर एक बेहद विशाल बंगाल टाइगर मोटी जंजीरों से जकड़ा हुआ था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और वह अपने सामने खड़े एक नंगे बदन के आदमी पर लगातार दहाड़ रहा था। उस आदमी का नाम आयरन टाइगर था। वह ब्लैक टाइगर हॉल का सबसे ताकतवर लड़ाका और लेई चांजुए का दत्तक पुत्र था। फाड़ डाल उसे, आयरन टाइगर, उसका गला चबा डाल। दर्शक पागलों की तरह नोट लहराते हुए चिल्ला रहे थे। दूसरी तरफ वीआईपी बॉक्स में झाओ हाइशिंग चमड़े के सोफे पर आराम से बैठा था। उसकी बाहों में लियू रुयान थी और उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। मास्टर लेई, वह ये चेन सच में जेल से बाहर आ गया है। मैंने उसे परखने के लिए कुछ लोगों को भेजा था, लेकिन वे तो उसके कपड़ों का किनारा तक छू नहीं पाए। झाओ हाइशिंग के भेजे हुए लोग उसका एक बाल तक नहीं छू पाए और उल्टा खुद बर्बाद होकर लौटे। झाओ हाइशिंग अपने बगल में बैठे उस अधेड़ आदमी से बोला, जिसके चेहरे पर क्रूरता साफ झलक रही थी और जो हाथ में 2 स्टील के अखरोट घुमा रहा था। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि लेई चांजुए था। प्रेसिडेंट झाओ, चिंता मत करो, जियांग शहर में ऐसा कोई काम नहीं जिसे हमारा ब्लैक टाइगर हॉल पूरा ना कर सके। लेई चांजुए ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, थोड़ी देर में आयरन टाइगर इस बंगाल टाइगर को मारकर इसका पित्त निकाल लेगा। उसके बाद मैं उसे खुद ये चेन का सिर मरोड़कर तुम्हारे सामने लाने भेजूंगा। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक तहखाने के मुख्य दरवाजे से जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! दरवाजे पर खड़े 2 बॉडीगार्ड भारी लकड़ी का दरवाजा तोड़ते हुए हवा में उछल गए और सीधे जाकर जुए की मेजों पर गिरे। पूरा अंडरग्राउंड एरिना एक पल में शांत हो गया। उसी समय मैं धूल और धुएं के बीच से धीरे धीरे अंदर चला आया। मेरा शरीर दुबला था, लेकिन मेरी मौजूदगी किसी पहाड़ जैसी भारी लग रही थी। मेरा ऊपरी शरीर नग्न था और कंधे पर बना सफेद बाघ का टोटम अंधेरी रोशनी में ऐसा लग रहा था जैसे आसपास की सारी रोशनी निगल रहा हो। मैंने ठंडी आवाज में पूछा, तुम में से लेई चांजुए कौन है? मेरी आवाज ने पूरे हॉल के शोर को चीर दिया और वहां मौजूद हर इंसान के कानों तक साफ पहुंच गई। ये चेन! झाओ हाइशिंग अपनी सीट से उछल पड़ा। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि यहां तक चले आए? तभी लोहे के पिंजरे के अंदर खड़ा आयरन टाइगर जोर से हंसा। बहुत बढ़िया, मैं तो सोच रहा था कि आज कोई ढंग का प्रतिद्वंद्वी नहीं मिलेगा और तू खुद चलकर मेरे सामने आ गया। उसने अपने बगल में खड़े उस खूंखार बंगाल टाइगर की तरफ देखा और उंगली चटकाई। जा, इसे टुकड़े टुकड़े कर दे। आदेश मिलते ही वह विशाल बंगाल टाइगर पागलों की तरह दहाड़ता हुआ मेरी तरफ झपटा। उसकी छलांग के साथ पूरे हॉल में खूंखार हवा का झोंका फैल गया। दर्शक दीर्घा में बैठी कई अमीर महिलाएं डर के मारे चीख उठी और आंखें बंद कर लीं। उन्हें लगा अगले ही पल मेरा शरीर चीरकर फाड़ दिया जाएगा, लेकिन मैं अपनी जगह से हिला तक नहीं। मैंने बस हल्के से अपनी आंखें उठाईं। उसी क्षण मेरी बाह पर बना सफेद बाघ का टोटम अचानक चमक उठा। उस पर गहरे सुनहरे रंग की रहस्यमयी रोशनी फैल गई।